हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो बच्चों एक एक करके सभी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग इस चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 9 से शुरुआत कर रहे हैं और बाकी के चैप्टर्स भी हम लोग एक एक करके सभी पढ़ लेंगे और हमारा व्यू रहेगा 2023 का क्लास 10th का एग्जामिनेशंस का। तो उसके बेसिस पर आपको बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे और क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो भी चीज़ें मिलेंगी। तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और पूरे इस वीडियो लेक्चर में जुड़े रहें, आपको ज़रूर लाभ होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हमें जानना है, समझना है। जैसे ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, उसको हम लोग एज अ पॉइंट भी बोलते हैं या फिर पोजीशन भी बोलते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने क्यों इस पॉइंट्स को सेपरेट किया और इसको हमने एज अ टर्म समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण ये है बच्चों कि देखिए क्वेश्चंस में क्या आता है कि क्वेश्चन में ऑब्जर्वर भी यूज कर लेता है, क्वेश्चन में अ पॉइंट भी यूज कर लेता है या क्वेश्चन में पोजीशन भी यूज कर लेता है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग क्लियर कर ले कि इस टर्म का मतलब क्या होता है तो फिर बच्चों क्वेश्चंस में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब क्वेश्चंस में परेशानी नहीं होगा समझने के समय। ठीक है, तो यहाँ पर समझना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए कि अगर हम लोग साइड की बात करते हैं, साइड भी टर्म आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको भी समझना होगा कि साइड का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन ऑफ साइड बच्चों, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बच्चों देख सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों सभी को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आते यहाँ पर फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। पहला फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुतुब मीनार है, ये तो बच्चों आप देख ही रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये एक कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है, ठीक है, खड़ा है और ये अपनी आंख का इस्तेमाल कर रहा है देखने के लिए। तो स्वाभाविक है कि आंख का ही इस्तेमाल करेगा ना देखने के लिए। देख कहाँ पर रहा है, तो ये कुतुब मीनार के जिस टॉप पर देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर टॉप पे देख रहे हैं, ये पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे सी। ठीक है, ये पॉइंट को मान लिया गया सी और यहीं पर ये देख रहा है। ये एक व्यक्ति है जो देख रहा है, देखने का काम कौन कर रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर हमने तो ऑब्जर्वर ढूंढ लिया, ऑब्जर्वर हमने ढूंढ लिया। देख कहाँ पर है, पॉइंट सी पर देख रहा है, यानी उसकी जो नज़र है वो कहाँ पर है, पॉइंट सी पर। तो इसको हम लोग साइड बोलते हैं। जहाँ पर निगाहें टिकी होती है उसको हम लोग साइड बोलते हैं। अब इस साइड से अगर हम लोग लाइन को ज्वाइन करते, ऑब्जर्वर और साइड के बीच की जो लाइन ज्वाइन कर रहा है हम लोग, ये ऑब्जर्वर हो गया, ये साइड हो गया, दोनों के बीच जो लाइन ज्वाइन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जो कि आप देख सकते हैं बच्चों, लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर से हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचते हैं, जो भी एकदम बिल्कुल सीधा समतल लाइन खींचते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बच्चों यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर लेवल भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर बच्चों दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जा सकता है, एक तो इसकी पैरों से और एक इसकी आंखों से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कैलकुलेशन के समय अगर फुल पूरा का पूरा हाइट पूछता है तो हम लोग उसकी आंखों से ही हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। बाकी क्या जो पर्सन का हाइट है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये पूरा कुतुब मीनार का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, जब हाइट निकालना होगा बच्चों तो ध्यान से समझिए कि ये जो पर्सन, ये जो व्यक्ति है वो तो खड़ा है, तो उसकी जितनी भी हाइट होगी उस हाइट को हम इग्नोर करते हुए यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो हाइट निकल जाएगी। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि पॉइंट सी से पॉइंट बी तक की हाइट तो निकल जाएगी और बाकी पॉइंट बी से लेकर पॉइंट डी तक तो इसकी हाइट ही है पर्सन की, उसको ऐड कर देते हैं तो टोटल हाइट निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, एकदम पक्का आता है। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पर लाइंस के थ्रू दिखाया गया, मतलब ये लाइन ऑफ साइट आपको दिखा दिया गया। ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों। कैसे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए लाइन ऑफ साइट यहाँ पर है और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर, और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो भी एंगल बनता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों में से कोई एक बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कब हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे,
या कब हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, इस चीज को भी समझने की कोशिश करना है बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बोलते हैं जब साइट ऊपर होता है और ऑब्जर्वर नीचे होता है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि अगर साइट ऊपर होता है और ऑब्जर्वर नीचे होता है, ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच 100% क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए, ये चीज तो समझ गए, पक्का समझ गए, हमें आशा है कि आप समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक बच्ची है और जो देख रही है पतंग को, ठीक है, क्या देख रही है, पतंग को देख रही है। आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर में। तो यहाँ पर आप पतंग को देख, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही है, इसको देख रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर तो नीचे है ना, ऑब्जर्वर नीचे लाई कर रहा है और जो साइट है वो ऊपर लाई कर रहा है। तो बिल्कुल ही यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन फिर बनने वाला है। तो इसकी आंख से हमने हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये भी बात भी क्लियर हो गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये देखिए बच्ची यहाँ पर खड़ी है, मतलब कि अपनी बालकनी पर खड़ी है और वो कहाँ पर देख रही है, ये फुटबॉल पर देख रही है। ये ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, इसकी साइड कहाँ पर है, नीचे है। साइड कहाँ है, नीचे। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऊपर है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये ऑब्जर्वर हो गया और नीचे साइड हो गया, ठीक है। ऑब्जर्वर ऊपर, साइड नीचे। अब क्या बनेगा बच्चों, तो अब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने पहले ही बताया कि अगर ऑब्जर्वर नीचे है, साइड ऊपर है, तो 100% क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट इट मीन साइड नीचे है, तो 100% क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यही कंसेप्ट है, साइड ऊपर होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, साइड नीचे होता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस सिंपल सी बात है, इसी कंसेप्ट को समझना था। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब बच्चों हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे, क्या क्या चीजें हमने सीखा, ठीक है, क्या क्या चीजें हमने सीखा। ऑब्जर्वर का मतलब तो समझ में आ गया, ऑब्जर्वर बोलो, पॉइंट बोलो, पोजीशन बोलो, बात एक ही हो जाएगा। साइड का मतलब भी समझ लिए, लाइन ऑफ साइड का मतलब समझे, हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल लाइन भी समझ लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन भी समझे और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझ लिए। तो बच्चों पूरा का पूरा चीजें हमने समझा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ फिगर है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सब एनसीईआरटी का हमने फिगर उठाया, ठीक है। तो बच्चों समझने में आसानी हो इसलिए हमने जो भी है कॉमन फिगर्स, पिक्चर्स हमने लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि ये लैडर है, ये सीढ़ी है और सीढ़ी पर ये जो बच्ची है वो चढ़ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। जब ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो ये पोल है, ये पूरा का पूरा सीधा पोल है और ये लैडर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि एक तरह से क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। और ये लैडर की जो एंगल है कितना पर झुका हुआ है ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि अगर हमें ये पता हो, मतलब ये विड्थ पता हो या फिर लैडर की लंबाई पता हो, तो हम लोग बिना चढ़े पोल पे पोल की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कर पाते हैं। इसी को एप्लीकेशन बोला जाता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इस टावर की ऊंचाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं बिना चढ़े। हमें बस इतना पता रहे कि हम टावर से कितनी दूरी पर है और ये जो झुका हुआ है पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से ये एंगल कितना बना रहा है, बस ये अगर पता रहे तो हम लोग इस टावर की ऊंचाई बिना चढ़े निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इट मीन्स अगर कहा जाए बच्चों, तो अगर हमें एक एंगल पता है, या तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये हमें पता रहे, और प्लस में एक कोई साइड पता रहे, मतलब पूरे एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक साइड पता रहे। अब इन दो चीजों की मदद से हम लोग पूरा का पूरा इस ट्रायंगल का साइड निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, पूरे ट्रायंगल का साइड निकाल सकते हैं। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि फिलहाल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही कंसेप्ट सीखने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही कंसेप्ट सीखने वाले हैं, बाकी ट्रायंगल पर कंसेप्ट नहीं सीखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो बस राइट एंगल ट्रायंगल पर ही कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, ठीक है, और उसी के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब याद कीजिए, चैप्टर नंबर 8 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं और उस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। याद कीजिए आप कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस ट्रायंगल पर आधारित था? तो राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था। ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये हाइपोटेनस था। ये बात भी क्लियर हो गया, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है। जहां पर आप थीटा मानते हो तो उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो फॉर्मूला आप पढ़े थे उसको भी याद रखिए बच्चों। बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला याद रखिए, बाकी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि या तो ये तीन याद रखिए या फिर ये तीन याद रखिए। दोनों में से कोई एक का अगर फॉर्मूला भी याद रखते हैं तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी तीन, ठीक है, कोई भी तीन, या तो ये तीनों याद रखिए या फिर ये तीनों याद रखिए। ठीक है, तो साइन थीटा, अब यहाँ पर फॉर्मूला का अगर हम जिक्र करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच और टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ये बच्चों याद रखना होगा इस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब इससे ज्यादा फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है, इससे ज्यादा फॉर्मूला का कोई जरूरत ही नहीं है और पूरा का पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है बच्चों कि वर्ड प्रॉब्लम होता है और वर्ड प्रॉब्लम को समझने की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें समझना है और फिर समझने के बाद उसका हमें पिक्चर बनाना है, यानी कि डायग्राम। तो सबसे पहले समझना होगा, फिर उसका पिक्चर आपको इमेजिन करना होगा और देन आफ्टर आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी इसमें कैलकुलेशन तो है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप कितना हद तक क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपके सामने, यहाँ से बच्चों शुरू करते हैं और ये पहला एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. देखिए यहाँ पर फिगर तो आप देख सकते हैं बच्चों, फिगर के अनुसार तो भी समझ सकते हैं। कहता है कि एक टावर स्टैंड है जो कि वर्टिकली एकदम बिल्कुल सीधा है ग्राउंड पर, और ग्राउंड के किसी एक बिंदु से और टावर का जो फुट है उसकी दूरी 15 मीटर यानी 15 मीटर। ठीक है, और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर के टॉप से बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है। देखिए बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखिए बच्चों कि दिया क्या हुआ है। यहाँ पर एंगल दिए हुए, मतलब एंगल मतलब थीटा अगर मानेंगे इसको, तो इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइट ऑफ द टावर होगा। तो हाइट ऑफ द टावर यानी एच आप बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है बेस। क्या दिया हुआ है, बेस, यानी गिवन में बेस दिया हुआ है 15 मीटर, और जो सामने वाले परपेंडिकुलर हाइट है, यानी ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो दिया हुआ है बेस, गिवन है बेस, और निकालना है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बच्चों बस इतना सा डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और कौन सा फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है, बस ये बच्चों देखना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, फॉर्मूला तो यही है। तो अब थीटा की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ऑफ द टावर और बेस यानी कि 15 मीटर। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट 3। तो tan 60 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 15। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
h इज इक्वल टू 15 स्क्वायर रूट 3 मीटर बच्चों। तो यहाँ से ये आंसर सिंपली बन गया। कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी बनेंगे। ये तो पहला एग्जाम्पल था जो हमने सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं बच्चों। 9.1 एक्सरसाइज, इसमें एक ही एक्सरसाइज है और कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन है और ये 16 के 16 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और सब क्वेश्चंस को एक एक करके समझते हुए चलेंगे। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन समझते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ठीक है, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन को एक एक वर्ड को अगर समझने की कोशिश करें तो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे पहले तो हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा, आप देख सकते हैं। ओके, सो लाइन क्लियरली थोड़ा खींचते हैं, टेढ़ा खींचा जा रहा है। ओके ओके ओके, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये सीधा एक पोल है, इसको हमने पोल ड्रॉ किया। उसके अलावा ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग और रोप, मतलब जो रोप की लंबाई है, जो रस्सी की लंबाई है वो 20 मीटर की और टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। पोल के ऊपरी वाले छोर से ये बिल्कुल बांधा हुआ है। ठीक है, और ये जो टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से बांधा हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ग्राउंड के किसी न किसी पॉइंट से तो लेंगे ही लेंगे। तो बच्चों यहाँ से लेके इस तरीके से ये बांधा हुआ। ठीक है बच्चों, ऐसे बांधा हुआ। ओके, अब इसकी जो लंबाई है, इस रस्सी की जो लंबाई हो 20 मीटर है। तो रस्सी की लंबाई हमने 20 मीटर लिख लिया। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हमें ऊंचाई निकालनी है, यानी कि इस पोल की ऊंचाई निकालनी है हमें। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। तो ये तो रोप है ना, ये तो रोप है बच्चों, और ये रोप है। तो इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 30 बन रहा है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें हाइट निकालना है। दिया क्या हुआ है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बच्चों हमें पता है, हाइपोटेनस हमें पता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाइपोटेनस हमें बच्चों पता है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो अब बच्चों ध्यान से समझिएगा कि कौन सा फॉर्मूला में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आता है, तो साइन थीटा। ठीक है, आपकी आंसर तो यही होगी ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है सर। तो फिर क्या करना है? तो साइन थीटा के जगह पे 30, परपेंडिकुलर एच हाइट है पोल का, और हाइपोटेनस 20 दिया हुआ है। अब साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? तो ये देख लीजिए, तो साइन 30 का मान 1/2, और 1/2 इज इक्वल टू h अपन 20। अब h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2, और कट कर कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा हाइट पोल का? पोल का हाइट हो जाएगा 10 मीटर। काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्री है और ट्री ब्रेक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या है? ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ओके, विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए ट्री का हाइट पूछ रहा है, क्वेश्चन बढ़िया है, समझिएगा, बिल्कुल ही एक्चुअल चीज़ है ये। अगर हम ग्राउंड लाइन खींच दें और यहाँ से हमने ट्री खींचा, तो ट्री में हम लोग कुछ इस तरीके से खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब अगर देखिए तो इस पॉइंट से फिर हम लोग इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ओके, ठीक है, ओके। अब ये पूरा का पूरा ट्री था, मतलब यहाँ से लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ तक पूरा का पूरा ट्री था। ओके, सो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ स्टॉर्म की वजह से, आंधी की वजह से इतना पार्ट, मतलब अगर हम रिप्रेजेंट करें पॉइंट ए बी सी डी। ओके, रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है बच्चों, पर यहाँ पर समझने के लिए केवल हम लोग देखेंगे। तो ये जो ए बी पार्ट है, यही जो स्टॉर्म की वजह से बेंड हो गया है
और टूट कर यहाँ पर इस जगह पे पॉइंट पे ग्राउंड पे टच हो गया है। यानी अगर कहा जाए कि ए बी की अगर लेंथ x मीटर होगा तो इसकी भी लेंथ x मीटर ही होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो वही पार्ट है जो ग्राउंड पे जाकर टच हुआ। ठीक, इस चीज को अगर हम समझें तो आसानी से क्वेश्चन तो बनाई जा सकती है। अब इसके बाद ये वाली जो पार्ट है BC, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको आप h मान लीजिए। तो पूरा का पूरा जो लंबाई था ट्री का वो कितना हो जाएगा, h प्लस एक्स हो जाएगा। ट्री की पूरी लंबाई कितनी होगी बच्चों, x प्लस एच होगी, h प्लस एक्स या x प्लस एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके अलावे जो है वो जहां भी ग्राउंड पर टच हुआ है उसका टॉप, मतलब ट्री का टॉप और ट्री का जो बॉटम है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर का है, जो कि ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब ये पॉइंट यानी पॉइंट सी, एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड, जहां पर भी पॉइंट डी पर ये टच कर रहा है ग्राउंड पे, और उनके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब अब ऊंचाई निकालना है ट्री का। तो काफी सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि x का मान निकालेंगे और फिर हम h का मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो x का भी मान निकालना बच्चों, h का भी मान निकालना और दोनों को जोड़ देना, वही तो एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक एक करके अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अच्छा एंगल कितना है, ग्राउंड पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, ये 30 डिग्री का बना रहा है। इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन देखते हैं। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन में है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ठीक, tan थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, p मतलब कितना, परपेंडिकुलर यानी हाइट। ठीक है, और बेस कितना है 8, 30 का मतलब 1/√3, h/8, h इज इक्वल टू 8/√3। जो कहते हैं छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आगे देखिए, अब x का मान निकालना है, यानी यहाँ पर आपको हाइपोटेनस निकालना है, और दिया क्या हुआ है, बेस। अब बी एच का कॉम्बिनेशन है cos थीटा, p बाई एच। ठीक है, b बाई एच, cos थीटा मतलब 30 डिग्री, b कितना है x, h कितना है, सॉरी b बाई एच है ना, तो यहाँ पर b कितना है 8 है। ठीक है, और h कितना है x है। ठीक है, तो यहाँ cos 30 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 इज इक्वल टू 8/x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 16/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग बच्चों, x इधर जा रहा है 2 इधर आ रहा है। ठीक है, तो 8 दूना 16 और √3, तो x इज इक्वल टू 16/√3। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हम लोगों को निकालना है h प्लस एक्स, यानी यही है ट्री की ऊंचाई। तो h प्लस एक्स, h है 8/√3 प्लस x कितना है 16/√3, दोनों को जोड़ लेते, √3 एलसीएम हो जाएगा, 16 प्लस 8 24। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, क्योंकि √3 तो हम लोग बट्टे में रख नहीं सकते, तो 24 √3 अपॉन कितना हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा, तो 8√3 मीटर, कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो ये फाइनली आपका जो बच्चों आंसर आया कि मतलब कि जो ट्री की जो ऊंचाई है वो कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 to the ground. Okay, 30 degree, it means here is 30 degree. Okay, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? It means length of slide we have to find out. मतलब क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हमें स्लाइड का लेंथ निकालना है। 2 प्रकार का स्लाइड यहाँ पर बनाई जाती है पार्क में, एक जो कि 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए है और एक जो कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2 स्लाइड ड्रॉ कर लेते हैं। एक मान के चलिए कि ये छोटा वाला स्लाइड हो गया,
ठीक है, ये छोटा स्लाइड हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये हम बड़ा स्लाइड ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों आप तो स्लाइड देखे ही होंगे, स्लाइड तो देखे ही होंगे, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं कि जो छोटे 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाई जाती है उसकी ऊंचाई 1.5 है, यानी 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। जबकि जो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बनाई जा रही है स्लाइड, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और उसकी ऊंचाई 3 मीटर। अब स्लाइड की लंबाई निकालनी, तो ये भी एक स्लाइड है जिसको आप ABC बोल सकते हो, ये भी एक स्लाइड है जिसको आप PQR बोल सकते हो। ये जो है 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ये जो है 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए है। अब यहाँ पर बच्चों क्या देखेंगे कि हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है, तो ये जो है ये स्लाइड की लेंथ निकाला जाएगा 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए। तो आप इस स्लाइड की लेंथ को AC भी मान सकते हो बच्चों, ठीक है, सॉल्व करने के लिए AC भी मान सकते हो। तो ये तो बच्चों है हाइपोटेनस और ये बच्चों है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस निकालना, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, PH वाला। तो साइन थीटा में PH आता है, तो हम लोग साइन थीटा प्रयोग करेंगे। तो साइन 30 बराबर P परपेंडिकुलर 1.5 है और हाइपोटेनस ही निकालना है, यानी कि AC निकालना है। 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, 1.5/AC हो जाता है। तो AC का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा। तो AC का मान मतलब स्लाइड की जो लेंथ होगी वो 3 मीटर का होगा। किसके लिए होगा, तो जो 5 साल से नीचे के बच्चा है उसके लिए होगा। बच्चों अब इसका अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हमें हाइपोटेनस निकालना दिया हुआ है परपेंडिकुलर, फॉर्मूला तो वही लगेगा, साइन थीटा बराबर P/H। अब यहाँ पर बच्चों क्या करना है कि साइन 60 डिग्री रखना है, क्योंकि यहाँ पर 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। परपेंडिकुलर का मतलब कि 3 और हाइपोटेनस का मतलब हमें PR निकालना। साइन 60 का मान √3/2 होता है, 3/PR हो जाएगा। तो PR का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूना 6, 6/√3। अब यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो 6/√3 को रेशनलाइज करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो 6√3/3, 3 दूना 6, 2√3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 2√3 मीटर और इसका आंसर हो गया 3 मीटर। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो काफी छोटा है, सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, निहारिए और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ भागिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आती है तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख के चलो कि क्वेश्चन सबसे पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाने की तरफ भागेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड की पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रही है, जो कि वो पॉइंट 30 मीटर दूर है उस टावर के फुट से, और ये एंगल दिए हुए 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये मान के चलते हैं बच्चों की ये ग्राउंड है और ग्राउंड की इस पॉइंट से जो है टावर की इस ऊंचाई, इस टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, और इसकी फुट से, टावर के फुट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो कितना है, तो 30 मीटर है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई निकाली, यानी ये हो गई टावर की ऊंचाई। तो बच्चों ऊंचाई निकालना है, यानी कि हाइट निकालना है, दिया क्या हुआ, बेस दिया हुआ, सॉरी। तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब टावर की तो ऊंचाई हुई ना, और यहाँ पर इन द सेंस अगर ट्रायंगल में देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। तो tan थीटा का मतलब कि 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर में हाइट निकालना, और बेस में आपके पास दे रखा है कितना, 30। अब tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, tan 30 का मान होता है 1/√3 और h/30। ठीक है, तो h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो 30/√3, और रेशनलाइज कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 30√3/3, कट के कितना आ जाएगा, तो 10√3 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये टावर की ऊंचाई होगी, ये फाइनल आंसर होगा। तो देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है,
आसानी से बनाई जा सकती है। सेम फार्मूला सेम कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए और बिल्कुल प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये हमारे लिए कॉमन है ना, प्रैक्टिकल हम लोग किए हुए हैं इसका, तो इस क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना क्या कहता है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Okay, here is degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. मतलब स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, मतलब किसी प्रकार का बांधा हुआ नहीं है, और एक इस तरीके का बात कर रहे हैं। स्लैक का मतलब यही हुआ कि कुछ बांधा हुआ नहीं है, कहीं फंसा हुआ नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट है, ये मानकर हम लोग को चलना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो कहता है कि जो हाइट है वो कितना हाइट पर पतंग उड़ रहा है, तो 60 मीटर की हाइट पे। ग्राउंड आप बना लो, ये हमारा हो गया ग्राउंड और ये हमारा ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब इस ऊंचाई पर जो है पतंग फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई दे रखा है वो 60 का दे रखा है, यहाँ 60 मीटर लिख सकते हैं बच्चों। स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ काइट टेम्परली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन, ग्राउंड से ये जो है ये पतंग जो है ग्राउंड से टाइट किया गया है, बिल्कुल। तो ये ग्राउंड पर टाइट कर दिया गया। ओके, अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है, 60। तो जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालिए, मतलब कि स्ट्रिंग की लंबाई निकालिए। तो स्ट्रिंग की लंबाई तो ये वाली होगी, क्योंकि ये पतंग है, ये पतंग है और ये जो है धागा स्ट्रिंग है जो कि ग्राउंड पर बांधा गया, तो यही तो स्ट्रिंग की लेंथ होगी और यही हमें निकालना है। तो इस स्ट्रिंग के लेंथ को आप एल मान सकते हैं बच्चों। स्ट्रिंग की लेंथ को कितना मान सकते हैं, एल मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके जस्ट सामने देखोगे ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। अब फॉर्मूला क्या लगाना है बच्चों, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला। तो P और H किसके फॉर्मूला में आता है, तो साइन थीटा P/H। ठीक, अब बच्चों क्या करना है कि साइन थीटा के जगह पर 60, P का मतलब परपेंडिकुलर 60 और हाइपोटेनस यानी कि L। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, साइन 60 का जो मान होगा बच्चों वो क्या होगा, √3/2 = 60/L। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, L = हो जाएगा 120/√3। यहाँ से हम लोग √3 रेशनलाइज कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों रेशनलाइज करते हैं तो 120√3/3 और ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 40√3 मीटर, और यही तो होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आसानी से ये बन गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं। ठीक है, हमने दोस्त बच्चों ग्राउंड बनाया, इसके बाद हमने क्या किया, बिल्डिंग बना दिया। अब इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो दे रखा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो यहाँ पर हम 30 मीटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक, उसके बाद जो बॉय है, लड़का है, उसकी लंबाई 1.5 है। तो बॉय है ये मान लीजिए बॉय है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, और इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर की लंबाई। अब ये जो लड़का अपनी आंख से देख रहा है उस बिल्डिंग को, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 to 60 बना रहा है जब ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो अगर कहा जाए तो अगर इस लड़के का पहला पोजीशन A हो और दूसरा पोजीशन मान के चलते हम लोग B हो, ठीक, और ये बिल्डिंग का पोजीशन C मान लेते हैं और इसको हम लोग D मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ जोड़ सकते हैं हम लोग, ये जोड़ लेते हैं, और फिर ये इधर की ओर जा रहा है, मतलब कि बिल्डिंग की ओर ही जा रहा है, तो फिर वो
कहाँ पर आएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा है। यहाँ भी 1.5 ही होगा और यहाँ भी 1.5 ही मीटर होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये जो ऊंचाई है, ये जो लंबाई है, वो बच्चे की लंबाई है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कहा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो 30 माइनस 1.5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। ओके, क्योंकि ये तो 1.5 मीटर, तो ये ऊपर वाला जो हो जाएगा वो 28.5 मीटर का हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन में भी चेंजेस हो रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। जितना ये क्लोज जाएगा उतना एंगल बड़ा होगा, तो यहाँ 30 क्योंकि ज़्यादा इंक्लाइनेशन है और यहाँ 60 क्योंकि कम इंक्लाइनेशन है, तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब कितना दूरी जो है तय किया बिल्डिंग की तरफ वो लड़का ने, उस बॉय ने, ठीक है, वही निकालना है। तो हम लोग इसको अगर माने x मीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है, x मीटर हम लोग मान लेते हैं। और इसको अगर हम लोग माने y भी मान सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, तो इसको हम लोग y मीटर मान लेते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो पूरा जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो x प्लस का y मीटर हो जाएगा पूरा दूरी, ठीक है। बस ये चीज़ हम लोगों को मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बिना माने सॉल्व नहीं कर सकते, तो मानकर ही सॉल्व करना होगा। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ये y मीटर जितना है ये भी y ही होगा और ये x जितना है ये भी x ही होगा। तो मतलब ये इसका लेंथ लीजिए या फिर इसका लेंथ लीजिए, या इसका लेंथ लीजिए या फिर इसका लेंथ लीजिए, बात तो एक ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये y मीटर लेंथ और ये x मीटर लेंथ, ठीक। तो चलिए हम लोग को x का ही मान निकालना है, तो सबसे पहले तो y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कलरफुल करते हैं थोड़ा डिफरेंट कलर से तो समझ में आए। ये देखिए, ये जो आपका है ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें हमें हाइट पता है, हमें हाइट पता है, मतलब कि इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो ये हमें परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। हमें निकालना है क्या है, बेस निकालना है, तो हमें बेस निकालना, परपेंडिकुलर पता है। तो P और B वाला जो रिलेशन है वो किस में आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोगों को क्या करना है, एंगल है 60, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है, बेस y हमने माना है y। tan 60 का मतलब कितना हुआ, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y, ठीक। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर। ओके, चलिए ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। हम कोना पे चले गए, ठीक है, कोना पे ही रहते हैं फिलहाल के लिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है, इट मीन सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये बड़ा वाला के लिए, ये बड़ा ट्रायंगल देखिए यहाँ से बन रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा ये बड़ा वाला। अब बड़े वाले के लिए हम लोग देखते हैं, इसमें भी परपेंडिकुलर ये और ये पूरा बेस हो जाएगा इस पर बच्चों, ये पूरा का पूरा बेस होगा। पूरा बेस का मतलब x प्लस वाई पूरा का पूरा बेस हो रहा है, तो इसमें भी फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, tan थीटा p बाई बी। अब tan थीटा की जगह पे 30 लगेगा क्योंकि इस बार हम लोग बड़ा ट्रायंगल लिए। परपेंडिकुलर मीन्स कितना है, परपेंडिकुलर में 28.5 और बेस कितना है, बेस x प्लस वाई है, x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3 होता है और 28.5 बटे में x प्लस वाई। अब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई हो जाएगा 28.5√3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमने y का मान निकाल रखा, तो y का मान जब निकाल रखा है तो रख देते हैं ये भी भले, क्योंकि हमें तो x का ही मान निकालना था। तो x प्लस का
28.5 बट्टे में √3 बराबर 28.5 √3। ठीक है बच्चों। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस का 28.5 बट्टे √3। ठीक है बच्चों। अब यहां से हम लोग अगर सॉल्व करें तो हम लोग क्या सॉल्व कर पाएंगे कि ये 28.5 इंटू √3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो √3 एलसीएम लिया हमने, तो ये हो जाएगा 28.5 गुणे का कितना 3। ठीक है, गुणे का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 से गुणा करते हैं तो 3 5 15, 8 3 24, 24 और 1 25। ठीक है, और 3 दूना 6 2 8, यानी कि 85.5 माइनस का कितना हो जाएगा 28.5। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पॉइंट का 5 घटेगा, ठीक है 0 हो जाएगा, और 85 से 28 घटाना है यानी 8 घटेगा तो कितना बचेगा 77, तो कितना आ जाएगा 57 आएगा अपन में √3। ठीक है बच्चों, क्लियर दिख रहा है। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज, क्योंकि √3 नीचे नहीं रहता है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 57 √3 अपन में 3। अब ये कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 19 √3 मीटर। अब ये जो x का मान निकला यही हमें निकालना था कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, तो x का मान कितना है 19 √3, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आई होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए अब क्या कहता है ये क्वेश्चन, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ग्राउंड बना लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, और बिल्डिंग के जस्ट ऊपर में ट्रांसमिशन टावर हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान समझिएगा बच्चों। बिल्डिंग की ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है, और ट्रांसमीटर टावर उसके ऊपर लगा हुआ है, तो उसके ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पर अगर एंगल देखा जाए, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 का बन रहा है, 45, और अगर उसके टॉप से मतलब ट्रांसमिशन टावर के टॉप से देखा जाए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 का बन रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की जो ऊंचाई है वो कितना होगा बच्चों, ये हम लोग को देखना है कि ऊंचाई कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्डिंग की ऊंचाई है, यानी 20 मीटर जो दे रखा है वो बिल्डिंग की ऊंचाई हो गई, और ये जो हो गया x मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टावर की ऊंचाई होगी, और यही हमें निकालना बच्चों। ठीक है, x मीटर टावर की ऊंचाई होगी, ये हमें निकालना। सबसे पहले करेंगे क्या बच्चों कि इसमें कॉमन क्या हो रहा है। देखिए अगर ये ट्रायंगल देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ये बच्चों, थोड़ा देखने में भले ही राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा है पर है, इसको मान के चलना है। तो ये अगर ट्रायंगल देखते हैं तो ये बेस जो है, बेस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस, तो बेस हम निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर ये ट्रायंगल मान के चले तब बच्चों, ये वाला देखिए, ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला अगर ट्रायंगल मान के चले बच्चों तो हम लोग आसानी से बेस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा, तो परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। ठीक, tan थीटा p/b, tan थीटा यानी कि tan 45 लेना है, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो tan 45 बराबर परपेंडिकुलर कितना है 20, और बेस कितना है निकालना है ये भाई। ठीक, tan 45 का मान 1 होता है, 20/b, तो b बराबर कितना आ जाएगा 20, तो ये भी 20 मीटर का। अब निकालना ये, तो अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले ले बच्चों, बड़ा वाला ही तो लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कुछ, ये वाला लेना पड़ेगा। तो बड़ा वाला अगर ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो क्या होता है देखिए, देखिए दिखाते हैं हम क्या होता है। ठीक है, अब 20 + x हो जाएगा ना, और यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग को ये परपेंडिकुलर ही निकालना है और बेस ही निकालना है। तो फार्मूला तो ज्यों कहते हो tan थीटा वाला ही लगेगा, तो tan 60 होगा क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है,
परपेंडिकुलर आपके पास 20 प्लस का x मिल गया और बेस में 20 ही मिला। tan 60 का मान √3 होता है और 20 प्लस x बट्टे में 20, ये हो जाएगा आपका 20√3 बराबर 20 प्लस का x, तो x बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस का 20, तो x बराबर 20 को कॉमन निकालिए, √3 माइनस का 1 मीटर। अब यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर पाते हैं। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ओके, चबूतरा होता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ओके, पेडेस्टल के टॉप से और स्टैचू के टॉप से, ये दो चीजें हमें दो एंगल दिए। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हमें ऊंचाई बतानी है। सबसे पहले तो हम लोग पेडेस्टल बनाएंगे, ये आपकी हो गई ग्राउंड और ये आपकी होगी पेडेस्टल, और पेडेस्टल के ऊपर में स्टैचू। ध्यान से समझिएगा बच्चों, स्टैचू की जो लंबाई हो 1.6 मीटर की है, मतलब अगर स्टैचू की लंबाई हम 1.6 मीटर मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर है। पेडेस्टल की ऊंचाई दे रखा है नहीं। ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप से अगर देखा जाए तो 60 का बना रहा है। ठीक, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, उसी पॉइंट से पेडेस्टल से अगर एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 45 का बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पेडेस्टल की ऊंचाई तो पता नहीं है, इसको हम मान लेते हैं x। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है, कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें पेडेस्टल की ऊंचाई किसी भी हाल में निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है किसी भी में। और बच्चों यहाँ भी देखेंगे एक चीज कि आपको ये जो नीचे का बेस है, ये दोनों केसेस में कॉमन दिख रहा है। दोनों केसेस में बच्चों कॉमन दिख रहा है, मतलब अगर देखा जाए दो ट्रायंगल यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक तो आपका ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल पर ही हम लोग जिक्र करें। चलिए बच्चों इसी ट्रायंगल पर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निकालना क्या है, x, निकालना है x। ठीक है, और कॉमन क्या है यहाँ पर देखेंगे तो कॉमन है बेस दोनों के लिए, तो हम लोग दोनों के लिए बेस कॉमन लेके ही चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेस है और p है यानी परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला क्या लगेगा, p/b यानी tan थीटा। तो tan 45 इज इक्वल टू p मतलब आप इसको कुछ तो मानोगे ना, तो इसको आप क्या मानो, इसको आप h मान लो ना, हाइट मान लो, और इसको आप x मान लो, तो हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर h हो गया और जो बेस हो गया वो x हो गया, और 45 का मान 1 है, तो यहाँ पर h/x हो गया, तो x इज इक्वल टू h हो गया। अब ये जो दोनों वैल्यू है वो आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए बच्चों चलते हैं, और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उस पे हम लोग देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल पर अगर देखा जाए, किस पे, बड़े वाले ट्रायंगल पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि फॉर्मूला तो वही लगेगा tan थीटा। ठीक है, ओके 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू p/b। ठीक है, लगेगा तो वही, तो tan थीटा मतलब 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर में पूरा टोटल आएगा। टोटल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये टोटल आ जाएगा 1.6 प्लस का h, तो यहाँ पर हम लिख सकते हो 1.6 प्लस का h, और बेस में आपका hx दोनों तो बराबर था, तो यहाँ पर h ही यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए। अब tan 60 का मान हो गया √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस का h/में h, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो h√3। ठीक है, h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस का h। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों कि इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, इसको इस तरफ ले आते हैं। √3 का जो वैल्यू है 1.731 ये होता है, तो हम लोग उस वैल्यू को भी रखेंगे। फिलहाल तो इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं। तो h√3 माइनस का h
इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, h स्क्वायर रूट 3 माइनस का h इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो h का मान निकल के आएगा, h कॉमन हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1.6। ये बच्चों क्लियर करना है, ये बच्चों क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ से हमने h को इधर ले आया तो स्क्वायर रूट 3 माइनस, तो h कॉमन निकला तो स्क्वायर रूट 3 माइनस का 1 बचा। ओके, अब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन में स्क्वायर रूट 3 माइनस का 1। ठीक, ये बच गया। तो h हमें क्या निकालना था, पेडेस्टल की हाइट यानी h की हाइट निकालना, लेकिन इसको और आगे सॉल्व करना भी, तो 1.6 इंटू में स्क्वायर रूट 3 प्लस का 1 अपॉन, यहाँ पर अगर करें स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, तो 3 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस का 1 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट होगा तो h इज इक्वल टू हो जाएगा, ओके क्लियर दिख रहा होगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस का 1। अब ये फाइनल आंसर है, पेडेस्टल की ऊंचाई यही होगी। ठीक है, यहीं तक लाकर हमें क्लियर कर लेना है, तो 0.8 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बिल्डिंग की हाइट हमसे पूछ रहे। सबसे पहले बच्चों तो यहाँ ग्राउंड बनाते, उसके बाद बिल्डिंग बनाते, उसके बाद हम लोग टावर बनाते हैं। अब बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि टावर तो ऊंचा होगा, बिल्डिंग नीचा होगा, ये बात तो क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, कहता है कि फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, कहता है कि एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर का फुट ये, बिल्डिंग का टॉप ये, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 का। ठीक उसी प्रकार से एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बना रहा है 60 का। ठीक, ऊंचा है एंगल बड़ा बनाएगा। ठीक, ऊंचाई दिया है टावर का 50 मीटर, हमें निकालना है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का मानते हैं h। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए कि दोनों में ट्रायंगल बन रहा है, दोनों के लिए ये बेस समान रहेगा, तो इसको हम x मान लेते हैं। सबसे पहले अब बच्चों क्या करना है, देखिए आप इस ट्रायंगल में जाइए, सबसे पहले बच्चों इस ट्रायंगल में जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर हाइट पता है, मतलब टावर की हाइट पता है, यहाँ से बेस निकाल पाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करिए। तो अब ये परपेंडिकुलर बेस वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है tan थीटा, तो tan 60 बड़ा वाला ट्रायंगल है इसलिए परपेंडिकुलर 50 और x, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 50 बटा x, तो x बराबर 50 बटे स्क्वायर रूट 3 मीटर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखते, इस ट्रायंगल में x का मान तो पता चल गया, हमें h का मान ही निकालना है, यानी कि बिल्डिंग की हाइट निकालनी। तो यहाँ भी फॉर्मूला वही tan, एंगल तो 30 लगेगा, परपेंडिकुलर कितना h, और x की मान तो निकली है 50, ऊपर चला जाएगा स्क्वायर रूट 3, tan 30 का मान 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 होता है, h स्क्वायर रूट 3 अपॉन 50, तो h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, तो 50 अपॉन 3 मीटर, यही आपकी ऊंचाई हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर, सिंपल से। ठीक है, तो यही बिल्डिंग की ऊंचाई हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बढ़िया से समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree. Okay, 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। 2 पोल्स, हमें 2 पोल्स दिया, इक्वल हाइट्स, पोल्स की हाइट बराबर दे रखा है,
स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। रोड, एक बीच में रोड है, रोड की चौड़ाई हम बना लेते हैं, ये रोड की चौड़ाई होगी, समझिए। ठीक है बच्चों, अब एक इधर है पोल और एक इधर है, ठीक है। और अब ध्यान से समझिएगा बच्चों कि दोनों तरफ की जो पोल्स की ऊंचाई है वो तो इक्वल है, दोनों तरफ की पोल की ऊंचाई इक्वल है, ठीक। विच इज 80 मीटर वाइड, चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर की चौड़ाई है उस रोड की। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक कहीं पॉइंट है रोड पर ही, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर समझिएगा कि ये तो बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर बीच में होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम बनता है, क्योंकि हाइट इक्वल है, यानी कि बीच में तो है नहीं, सेंटर पर नहीं, कहीं इधर उधर है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं पॉइंट, तो यहाँ पर अगर पॉइंट मानते हैं तो एक यहाँ एंगल बनेगा, एक यहाँ बनेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इंक्लाइनेशन है ये ज्यादा झुका हुआ है, तो जो ज्यादा झुका हुआ होगा वो एंगल कम बनाएगा, और जो कम झुका हुआ होगा वो एंगल ज्यादा बनाएगा। बस सिंपल सी बात है बच्चों। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, यहाँ पोल्स हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। क्या है भाई, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब कि पोल्स की ऊंचाई निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, मतलब ये अगर पॉइंट मान लेते ए, ये बी और ये सी, इसको डी, इसको ई, आप कुछ भी बोल लो, तो ये कह रहा है कि पोल्स की जो दूरी है वो निकालना है, मतलब ये वाला भी दूरी इस पॉइंट से और ये वाला भी दूरी, दोनों दूरी निकालना है, और कुल जो दूरी है वो 80 मीटर का है, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो हम लोगों को क्या करना, इसको आप h मानो, इसको भी आप h मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अगर आप यहां से समझिएगा बच्चों कि अगर आप इसको ये वाले लेंथ को x मानते हो तो इस वाले लेंथ को 80 माइनस x लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक तरह से इक्वेशन यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें कि ऊंचाई दोनों में सेम है, तो हम लोग इसी को एज ए कॉमन लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर ये वाला ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं, एंगल 30 वाला ले लेते हैं, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले बच्चों, ये वाला एंगल 30 वाला सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। ठीक, चलिए, तो tan ही लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर है परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में h है और आपके पास बेस में 80 माइनस का x है, 30 का मान है 1/√3, h बट्टे में 80 माइनस का x। अब इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा 80 माइनस का x बट्टे में √3। ठीक है, ठीक। अब इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस वाले में अगर आ जाए तो इस वाले ट्रायंगल में भी देखा जाए ये वाले ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो tan 60 रखते हैं इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और बेस है x, 60 का मान √3 होता है इज इक्वल टू h बटे x, तो h बराबर हो जाएगा √3x। अब यहाँ भी h का मान ही है और यहाँ भी h का मान है, दोनों को बराबर कर देते हैं बच्चों, तो 80 माइनस का x बट्टे में √3 बराबर √3x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 80 माइनस का x बराबर 3x। अब यहाँ पर इसको इस तरफ ले आए तो 4x इज इक्वल टू 80, तो x बराबर 20, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर, तो ये 20 मीटर का है, और जब ये 20 मीटर का है तो ये 60 मीटर का होगा, बिल्कुल सिंपल। तो पॉइंट से एक पोल का दूरी 20 मीटर का है, तो दूसरे पोल का दूरी 60 मीटर का है। ये आपके पास दो आंसर मिल चुका है। अब एक और बच्चों हमसे प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की भी ऊंचाई निकालनी है बच्चों। तो पोल्स की ऊंचाई यहां से निकल सकता है, h का कोई भी मान रख लो, तो h इज इक्वल टू 80 माइनस का x बटे √3 है, तो h बराबर 80 माइनस का
20, x का मान तो निकल गया बटे √3, तो h बराबर 60 बटे √3, यहाँ पर √3 बटे √3 करना होगा, तो h बराबर 60 √3 बटे में 3, कट कर कितना आएगा, h बराबर 20 √3 मीटर। बात क्लियर। अब ये फाइनल आंसर, तो इसका एक और आंसर होगा 20 √3 मीटर, जो कि पोल की ऊंचाई हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया, तो काफी मुश्किल नहीं था बच्चों, बस सिस्टमेटिक ढंग से बनाइए और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, मतलब कि एक कैनाल के किनारे यह जो टीवी का टावर है वो स्टैंड है, वो भी बिल्कुल ही सीधा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के जस्ट अपोजिट में। The angle of elevation of the top of tower is 60 degree and from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 degree. Okay, तो find the height of the tower and the width of the canal. दो चीजें यहाँ निकालना, एक तो टावर की ऊंचाई निकालनी और दूसरा कैनाल की चौड़ाई निकालनी। अब यहाँ पर जब फिगर दे देता है तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाना, वो भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। फिगर के साथ अगर दे दे तो क्वेश्चन तो काफी आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो चौड़ाई होगी कैनाल की, ठीक है, और ये पॉइंट है, और इससे 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है जहाँ से एंगल 30 का बना रहा है और यहाँ से एंगल 60 का बना रहा है। जितना दूर जाएगा उतना एंगल कम होगा, ठीक है, क्योंकि इंक्लाइनेशन ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इस चीज को समझना है बढ़िया से। ठीक है, अब हमें ये भी निकालना है ऊंचाई, जिसको आप h मान सकते हैं, और x ये भी निकालेंगे जो कैनाल की चौड़ाई होगी। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बच्चों, कि ये पूरा एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, बड़ा ट्रायंगल भी बन रहा है, और कॉमन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, तो कॉमन पोर्शन h आ रहा है। तो हम लोग इसका अगर इस्तेमाल कर ले तो आसानी से बन सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला पोर्शन, ये ट्रायंगल ABC देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास परपेंडिकुलर है और आपके पास बेस भी है, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और बेस x। tan 60 क्या मान हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √3x। ठीक है, ये तो निकल गया। अब बड़े वाला ट्रायंगल में आ जाता है। बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे तो ये पूरा का पूरा लेंथ लेंगे 20 प्लस का x। ठीक है, तो tan कितना आ जाएगा, बड़े वाले के लिए tan 30 बराबर परपेंडिकुलर h, और ये हो जाएगा आपके पास बेस 20 प्लस का x। तो 30 का मान मतलब कि 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस का x। अब इसको इस तरफ ले आते हैं, तो h इज इक्वल टू 20 प्लस का x बटे में √3। अब ये जो h है, h का मान यहाँ पर निकला हुआ है √3x, तो हम लोग क्या करते हैं कि h की जगह पे √3x रख लेते हैं, इज इक्वल टू 20 प्लस का x बटे √3, और इसका क्रॉस हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस का x, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x का मान हो जाएगा 10। अब यहाँ से 10 मीटर जो है x का मान हो रहा है, और ये कैनाल की चौड़ाई हो जाएगी। तो कैनाल की चौड़ाई तो निकल गई 10 मीटर का। अब तो पूछ रहा है हमसे पोल की ऊंचाई। पोल की ऊंचाई कैसे निकलेगी बच्चों, तो पोल की ऊंचाई के लिए कोई भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, h इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू क्या है, h इज इक्वल टू यहाँ भी लिखा हुआ है, तो h इज इक्वल टू 20 प्लस का x अपॉन √3, तो h इज इक्वल टू x का मान तो हमें पता ही है 10। ओके, तो 20 प्लस का 10 बटे √3, तो h बराबर 30 बटे √3। अब यहाँ पर रेशनलाइज कर दीजिए बच्चों, क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा 30√3 बटे में 3, कटेगा तो h का मान 10√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका किसकी, टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसे करके आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, काफी छोटा क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ elevation of the top of a cable is 60 degree
and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री. Determine the height of the tower. टावर की ऊंचाई निकालनी है. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि एक बिल्डिंग है और ये आपकी ग्राउंड हो गई. बिल्डिंग की ऊंचाई है 7 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री. अच्छा, एक केबल टावर है, केबल टावर खड़ा कर देते हैं, ये हो गया. ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45. अच्छा, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है तो टावर तो ऊंचा होगा, पक्का. एलिवेशन बन रहा है तो टावर ऊंचा ही होगा. और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है तो ध्यान से समझिएगा. ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, डिप्रेशन ये होगा 45 डिग्री का. ठीक है, 45 डिग्री का. और ये एलिवेशन होगा जो कि 60 का बन रहा है. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे बच्चों. ठीक है. तो हाइट ऑफ द टावर हमसे पूछे, मतलब ये पूछ रहा है हमसे, ये निकालना है हमें, ऊंचाई टावर की बिल्कुल पूरा का पूरा ऊंचाई निकालना. बिल्डिंग की ऊंचाई 7 है. तो अब ध्यान से समझिएगा बच्चों कि ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन 7 मीटर होगा. ठीक है, पैरेलल ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, ये पैरेलल ले रहे हैं तो ये 7 का होगा. ठीक है. और बच्चों ये वाला जो लेंथ होगा, ये चौड़ाई जितनी होगी, ये नीचे के भी चौड़ाई उतना ही होगा. मतलब ये जो चौड़ाई होगी ये भी उतना ही चौड़ाई होगी इसकी भी. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की x ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 है और यहाँ तक x है. और टोटल जो है हमने क्या माना, हाइट. अब इस टोटल हाइट को h न मानकर हम लोग क्या मान सकते हैं, 7 प्लस का x मान सकते हैं. देखिए बच्चों, सॉल्व करने में आसानी हो, जहाँ से भी सॉल्व करने में आसानी हो वैसे करके हम लोग को वैल्यू को मानना होगा. ठीक है, इस बात को तो ध्यान में रखना ही होगा बच्चों. अब देखिए क्या करना है कि ये अगर 7 का है तो ये हमारा निकल जाएगा. कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि इस ट्रायंगल को इस्तेमाल कर लीजिए. इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके ये विड्थ निकल जाएगा. ठीक है. तो ये आपका एक तरह से बेस है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं. तो आप इसको विड्थ मानिएगा या फिर एक्स वाई भी मान सकते हैं, तो आप वाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. सॉल्व करते समय आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको बस फिगर पिक्चर्स में दिखा देना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है. अब चलिए ठीक है, tan. अब यहाँ पर एंगल कितना बनेगा ये सवाल उठता है, मतलब यहाँ का एंगल कितना होगा. तो ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल है इक्वल, तो ये भी 45 का बनेगा. तो tan 45 हो जाएगा. अब tan 45 मतलब कि p बाई बी. p कितना है 7 और b कितना है, मतलब जिसको हमने y माना. tan 45 1 तो 7 बटा y, तो y का मान 7. ये 7 हुआ तो फिर ये पैरेलल है तो ये भी 7 हो गया. ये 7 हो गया तो ये x निकालना है. अब यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे बच्चों. ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये 7 हमें मालूम है, x निकालना है. तो क्या करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे tan 60 है, परपेंडिकुलर x, बेस 7 निकाला. ये हो गया 60 का मान √3 x बटे 7. तो x बराबर 7 √3. ठीक, x बराबर 7 √3. अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है 7 प्लस का x. तो 7 प्लस का, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर निकालना था, तो x का मान कितना निकला अभी, x का मान है 7, तो 7 √3 x का मान है. तो 7 को कॉमन निकालेंगे, √3 प्लस 1 मीटर. तो यही हो गया x का मान. तो ये टावर की ऊंचाई होगी, ये फाइनल आंसर होगा बच्चों. ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को क्या करना है. क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं. एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हुआ है, फिर भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आसानी से.
एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। सबसे पहले तो जो लाइट हाउस की ऊंचाई है वो 75 मीटर की है सी लेवल से। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक 30 बन रहा है और एक से 45 बन रहा है। दोनों शिप्स एक दूसरे के आगे पीछे सेम साइड में। तो डिस्टेंस निकालना है उन दोनों शिप्स के बीच का। देखिए सबसे पहले तो ये मान के चलिए पानी हो गया। अब लाइट हाउस जो होता है, लाइट हाउस का काम होता है कि एक तरह से स्टेशन होता है जो कि सिग्नल्स देता है। ये लाइट हाउस हो गया। अब मान के चलिए कि एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, ठीक है, दो शिप्स आपके पास। तो ये लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 मीटर, ये मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपका एक यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ बन रहा है तो इसके जस्ट हॉरिजॉन्टल लेंगे, और एक यहाँ बन रहा है तो इसके जस्ट हॉरिजॉन्टल लेंगे, ठीक है, इसके जस्ट हॉरिजॉन्टल लेंगे तो दोनों का हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसके जस्ट अगर हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो ये 45 का बनेगा, सॉरी 30 और 45 है ना, तो 30 डिग्री का बनाएगा, और ये जो है वो 45 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। ये 30 का बना रहा है, ये 45 का बना रहा है। अब हमको क्या करना है कि शिप्स के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब यहाँ का। तो इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई तो हमें पता ही है, ऊंचाई 75 मीटर की। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है। कॉमन क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ये देखना है, कॉमन हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ दोनों केसेस में कॉमन आ रहा है। दूसरी बात कि हम लोग को दो ट्रायंगल इस्तेमाल करना है यहाँ पर। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक तो आपकी ये ट्रायंगल निकल गई, कौन सा, तो ये आपका एक ट्रायंगल हो जाएगा बड़ा वाला, और एक आपका छोटा वाला, पर एंगल नहीं पता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर ये वाला अगर लाइन है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और जब ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी ये 30 का होगा, ठीक। और फिर ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये जो है 45 का होगा, 45। अब यहाँ से अल्टरनेट एंगल हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था, फिर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये जरूरी है बच्चों, ये अगर जब तक नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें तो ट्रायंगल ही बनाना है, हमें तो ट्रायंगल का ही एंगल इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो बच्चों ये प्रोसीजर तो हमें करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको आप मान लीजिए y, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो tan 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, tan 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला छोटा वाला पार्ट है, ये बेस हो गया और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 75 और बेस हो गया y, और ये हो गया 1 75 upon y, तो y इज इक्वल टू 75। काफी सिंपल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये तो y के मान 75 हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा, या फिर इसको आप y प्लस एक्स मान लीजिए फिलहाल पूरा टोटल, ठीक। अब ये बड़े ट्रायंगल के लिए अगर देखें तो tan 30 होगा, परपेंडिकुलर है 75 और बेस में x प्लस वाई। tan 30 का मान होता है 1/√3 और 75 आपके पास ऊपर, x y का मान निकला है तो x प्लस 75। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, तो x इज इक्वल टू 75√3 माइनस का 75, तो x इज इक्वल टू 75 कॉमन √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1। ये बात तो क्लियर हो गया। तो अब ये जो वैल्यू आ रहा है x का, ये दूरी हो जाएगा, यानी दूरी कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये एक्चुअल में एग्जैक्टली दूरी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। यही आंसर ही होगा, फाइनल आंसर ही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसका तो फिगर भी दे रखा है, तो काफ़ी सिंपल रहेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर फिगर अगर दे रखा है तो आधा तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि एक लड़की की ऊंचाई दे रखा है, मतलब ये 1.2 मीटर टॉल है, और ये जो बैलून है, मूविंग बैलून को वो देख रही है जिसकी ऊंचाई 88.2 मीटर की। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री बनता है उस समय एक टाइम में, और फिर कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनने लगता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उतने समय में, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उस बैलून के द्वारा। यानी ध्यान से समझिएगा कि बैलून यहाँ है तब 60 बन रहा था, बैलून यहाँ है तो 30 बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, इट मीन्स x निकालना है हमें। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत तो नहीं है। टोटल ऊंचाई है 88.2 का और उस गर्ल की ऊंचाई है 1.2, तो 1.2 हम लोग इग्नोर करते हुए चलेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 87 मीटर होगा। बस हमें ये देखना है, ये हमें नीचे का माइनस कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान समझिए कि ये भी 87 मीटर ही होगा। ठीक है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल चल रहा है। अब यहाँ पर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी अगर देखें तो ये भी x ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये एक ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल से हम लोग ये वाला दूरी निकाल पाएंगे, और फिर ये वाले ट्रायंगल से, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल से ये पूरा दूरी निकाल पाएंगे, और फिर इस दूरी को घटा देंगे। काफ़ी सिंपल हो गया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करो। इस वाले ट्रायंगल को अगर इस्तेमाल करते हो तो एंगल कितना बना रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करो तो 60 एंगल बना रहा है, तो tan 60 रखोगे। ठीक है, अब हमें पता है क्या है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना। तो परपेंडिकुलर 87 है और बेस हमें निकालना। बेस में आप यहाँ y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, y मान लो। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू 87 अपॉन y। तो y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। ठीक, काफ़ी सिंपल। आगे बढ़ते हुए चले तो अब इस ट्रायंगल की बात करें तो x प्लस वाई टोटल हो जाएगा, तो tan 30 होगा, 87 ऊपर चला जाएगा, x प्लस वाई नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर tan 30 का मान 1 अपॉन √3, 87 ऊपर, x का मान नहीं पता, y का मान पता है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 87 अपॉन √3। ठीक है, ये हो गया y का मान। ठीक है, तो y का मान हम लोग रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा एक बार हम लोग इरेज कर लेते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने एक ट्रायंगल इस्तेमाल किया। अब ध्यान से समझिएगा कौन कौन से ट्रायंगल हमने इस्तेमाल किया, ध्यान से समझिएगा। एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और जिसका एंगल 60 बन रहा है, और एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि सीधे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो x प्लस 87 अपॉन √3 इधर हो गया, इज इक्वल टू 87 √3 इधर हो गया। इसको इस तरफ ले आए तो x का मान निकाल सकते हैं हम लोग, और एग्जैक्टली में हमें x का ही मान निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को x माना था, ये वाला, और इसको हमने y माना था, हमें तो x निकालना है केवल। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 माइनस का 87 अपॉन √3। तो x इज इक्वल टू 87 इंटू 3 करते हैं ना, तो 87 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 87 अपॉन में √3।
तो कितना आ जाएगा 87 इंटू 3 करते हैं तो 3 7 21, 8 दिया 24, 24 और 2 26, 261। तो 261 माइनस का 87। या फिर हम ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट में कि 87 to 3 या 87 माइनस हो रहा है तो x इज इक्वल टू 87 इंटू 2 बचेगा अपन स्क्वायर रूट 3। ठीक, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशनलाइज कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो 87 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 3, ये कैंसिल आउट होगा और बचेगा 29। 29 इंटू 2 करते हैं तो कितना जाएगा 58 इंटू स्क्वायर रूट 3 मीटर। अब यही एग्जैक्टली आंसर होगा, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ठीक है, यही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, so here बढ़िया क्वेश्चन ये। सबसे पहले तो हम ग्राउंड बना लेते हैं। चलिए हमने ग्राउंड बना दिया और ये हमने टावर भी बना दिया। स्ट्रेट हाईवे है ये सीधा, लेट्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। टावर के फुट की तरफ ये मतलब उधर की ओर ही जा रहा है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर के जस्ट ऊपर खड़ा एक आदमी ऑब्जर्व करता है कि कार जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का। सबसे पहले तो 30 का बना रहा है तो सिंपली यहाँ पर हम मान सकते हैं। ठीक है, 30 का बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो यानी कि आप ऐसे हॉरिजॉन्टल खींचोगे और ये 30 लिखोगे। ठीक, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ठीक, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। फिर 6 सेकेंड बाद वो 60 का हो जाता है, मतलब कहीं इधर आ जाता है वो कार, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 60 का, मतलब ये 60 का होगा। ठीक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम और लगेगा, बस ये हम लोग को निकालना। तो इस एंगल के थ्रू हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि एंगल किस रेशियो में घट रहा है, जिस रेशियो में एंगल घट रहा है उसी रेशियो में हम लोग डिस्टेंस देख लेंगे कि कितना कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, ये चीज निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक। अब सबसे पहला चीज हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30, तो ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वाला एंगल अल्टरनेट होगा। ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये 30 का होगा और ये 60 का होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक की दूरी, हम लोग दूरी को कुछ मान लेते हैं ऐसे, एग्जैक्टली ABCD ऐसे नाम ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखें, यहां पर देखें कि कॉमन क्या है, दोनों केसेस में कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास ये है, टावर की ऊंचाई AB। तो यहां पर अगर हम देखें कि tan 30 का मान के चलते हैं, tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू पूरा टोटल BD हो जाएगा। BD मतलब कि BC प्लस CD, तो BD हो जाएगा, हम लिख सकते हैं BD परपेंडिकुलर है AB, तो AB अपॉन BD लिख सकते हैं। अब यहाँ पर tan 30 का मान मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। अब हम लोग क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि AB कॉमन हो रहा है, तो AB इज इक्वल टू BD अपॉन स्क्वायर रूट 3। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए चलते हम लोग और tan 60 का मान देखते हैं, तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AB अपॉन में BC। ठीक, अब tan 60 का मतलब रूट 3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। AB इज इक्वल टू हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC रूट 3। ठीक, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC रूट 3। अब यहाँ पर भी AB इज इक्वल टू और यहाँ पर भी AB इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं।
तो बी डी अपॉन √3 इज इक्वल टू बी सी √3। ओके, अब √3 से कैंसिल, तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 3BC। अब बी डी को हम लोग लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, तो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 3BC। अब बी सी को उस तरफ अगर ले जाएं तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, घटेगा, तो एक बी सी घटेगा, तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2BC। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2BC, मतलब कि सी डी जो है वो बी सी का 2 गुना है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन 2, मतलब कि सी डी का आधा, बी सी जो है वो सी डी का आधा है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि डी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में 6 सेकंड का टाइम लगता है, डी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में 6 सेकंड का टाइम लगता है, और सी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए कि ये जो सी डी है, मतलब डी से सी जा रहा है, तो जो सी डी है ये दुगुना है बी सी के तुलना में, मतलब सी डी जो है वो दुगुना है बी सी के तुलना में। तो अगर सी डी दुगुना है बी सी के तुलना में और सी डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुल 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है, और सी डी जो है वो बी सी का 2 गुना है, तो इसका मतलब कि बी सी अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो जस्ट उसका आधा लगेगा, यानी कितना लगेगा 3 सेकंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया बात। सी डी दुगुना है बी सी के तुलना में और सी डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड लग रहा है, तो फिर उसका जस्ट आधा ट्रेवल करने में 3 सेकंड लगेंगे। सिंपल सी कॉन्सेप्ट यही था, तो यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब ये अंतिम प्रश्न है, अंतिम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं इसको हम लोग देखेंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है कि 6 मीटर हाइट रहेगा उस टावर का। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, फिर उसके बाद इस टावर को खींचेंगे। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेंगे ग्राउंड पर, एक पॉइंट यहाँ लेंगे और यहाँ से लाइन खींचेंगे, और एक और पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि 4 मीटर की दूरी पर, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर मान लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर मान लेते हैं, तभी तो पूरा का पूरा 9 मीटर होगा। ये 9 मीटर हो गया। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल जो बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक अगर थीटा मानते हैं तो दूसरा 90 माइनस का थीटा मानिए। अब यहाँ पर ये जो हाइट है इसी को प्रूव करना है कि इस टावर की हाइट 6 मीटर की है। हाइट दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक बच्चों ये वाला बन रहा है और एक बच्चों ये वाला बन रहा है, बड़ा वाला। ठीक है, 2 ट्रायंगल बन रहा है और दोनों ट्रायंगल इस्तेमाल करना है और ये कॉमन बन रहा है। तो tan यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस का थीटा, tan 90 माइनस का थीटा। अब यहाँ पर आपके पास बन रहा है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एच और बेस 4 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस का थीटा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4, तो h इज इक्वल टू 4 इंटू cot थीटा हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आप इसको मान सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चले कि tan थीटा इज इक्वल टू, बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए ले लेते हैं, इज इक्वल टू h अपॉन 9, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू tan थीटा। ये आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, दोनों का क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लीकेशन, गुणा कर दीजिए। जब दोनों का गुणा होगा तो h इंटू एच एच स्क्वायर हो जाएगा, और इधर में हो जाएगा 4 इंटू कोट थीटा इंटू 9 इंटू टेन थीटा। h इंटू एच एच स्क्वायर और 4 इंटू 9 36, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36,
तो h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो हाइट है यहाँ पर, तो हम लोग प्लस वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाले नहीं लेंगे। तो हाइट कितना हुआ 6 मीटर, ये प्रूफ करना था। तो टावर की ऊंचाई 6 मीटर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से बच्चों, यहाँ से आपके चैप्टर समाप्त हो गई, फिनिश हो गया ये चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन 1 बाय 1 करके बनाया और आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया वो सभी चीज़ें समझ में आएंगी। पसंद आया तो कंटिन्यू रहिए हमारे चैनल पर और आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को भी पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।